नमस्कार, 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आज भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी प्रवीण कक्कड़ के एक सहयोगी के घर पर रेड हुई। अश्विनी शर्मा उनके नाम है। उनके घर पर छापेमारी हो रही है, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। लेकिन इस दौरान उनके घर के बाहर जो पुलिस आई और जो सीआरपीएफ की टीम आई हुई थी, उनके बीच में गर्मा गर्मी देखने को मिली। सीआरपीएफ के जो जवान थे वो दरअसल आयकर विभाग की टीम के साथ कार्रवाई के लिए आए थे और वो दरअसल पुलिस वालों के साथ उनकी झड़प हो गई। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। ये तस्वीरें हम उनके घर के बाहर की आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहां ये पूरा मामला सामने आया। और इस सब के बीच इंदौर की जो एसएसपी हैं वो उस वक्त वहां पहुंची, लेकिन उनका कहना है कि उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया। रुचि वर्धन मिश्र ये इस दौरान वहां पहुंची, लेकिन एसपी साहिबा को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। उनके साथ एसपी यूसुफ कुरैशी भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें भी अंदर जाने से रोक दिया गया। और यही वजह रही कि हमने कुछ तस्वीरें पहले ऐसी भी देखी जिसमें सीआरपीएफ के जो जवान थे और पुलिस जो है उनके बीच में अनबन नजर आई। तो दरअसल हुआ क्या, आज सारे दिन भोपाल समेत कई इलाकों में रेड चलती रही, छापेमारी होती रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही थी। कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ और एक दूसरे करीबी राजेंद्र मिगलानी के अलावा उनके बहनोई के ठिकानों और कंपनियों पर छापेमारी हुई। मध्य प्रदेश, गोवा और दिल्ली में करीब 35 जगहों पर छापे पड़े। अभी भी कई जगहों पर छापेमारी जारी है, जिसमें 300 से ज्यादा अधिकारी लगातार जुटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अब ये खबर आ रही कि शायद 16 करोड़ रुपए बरामद भी हुए हैं। राहुल गाड़ी दादा तुम तो दो नाम बता दो, पुलिस की बना ले। और आइए इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारिका भोपाल में। अनुराग, लगता है कि ये मौका मिल गया है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक बार फिर से झगड़े का। बीजेपी ने यह मौका छोड़ा नहीं आज छापेमारी को लेकर। जी बिल्कुल, और अंजलि कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बंगाल पार्ट 2 हो गया। थोड़ी देर पहले हम प्लैटिनम प्लाजा के बाहर खड़े हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम बहुत नजदीक नहीं जा सकते। वहां पर सीआरपीएफ और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच एक तरह से झगड़ा ही शुरू हो गया था। जब मध्य प्रदेश पुलिस की टीम यहाँ पर आई, उनका कहना है कि स्थानीय थाने को जो लोग यहाँ पर रहते हैं बार बार फोन कर रहे थे कि उन्हें दिक्कत हो रही है, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस वजह से वो यहाँ पर आए हैं और जो यहाँ अधिकारी थे उनके बीच बकबक झकझक भी हुई थी। इंदौर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहां पर कैसे एसएसपी जो रुचि वर्धन मिश्र हैं, उनकी वहां पर जो एसआई थे उन्होंने अंदर आने नहीं दिया, अपना नंबर देकर चली गई। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो पूरा कच्चा चिट्ठा है किन अधिकारियों, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत बीजेपी आरोप लगाती रही कि बहुत सारे ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं और उनका कहना है कि ये सारे पैसे इसी के लिए इकट्ठा किए गए थे। और इस बिल्डिंग में जो 2 लोग प्रवीण कक्कड़ के सहयोगी रहते हैं, बताए जा रहे हैं 6ठे माले पर, उनके पास पूरा कच्चा चिट्ठा, और इस वजह से ये दबाव बनाने की कोशिश मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से की जा रही है। ऐसा आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चल रहा है, लेकिन अभी तक भी कार्रवाई जारी है। सीआरपीएफ के लोग बाहर खड़े हैं, आईटी डिपार्टमेंट के लोग अंदर हैं। मध्य प्रदेश की पुलिस यहां पर आई थी, एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई गई और उसके बाद वो यहां से गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी गहमा गहमी आज पूरे दिन मध्य प्रदेश में जो इन जगहों पर ठिकानों पर छापे पड़े हैं प्रवीण कक्कड़ और मिगलानी के अलग अलग ठिकानों पर, उसको लेकर बनी हुई है। अंजलि जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, लगातार ये छापे पड़ते रहे हैं, आज सुबह से चल रहे हैं, अभी भी जारी हैं। लेकिन ये एक बार फिर से मौका हो गया है जहां पर कांग्रेस कह रही है कि ये सब प्रेरित है और बीजेपी को मौका मिल गया है कांग्रेस को घेरने का। ये तो सब बात हुई आज की बड़ी खबरों की, लेकिन अब बात करते हैं चुनावों की। तो सीधा बात करते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की एक रैली हुई। दरअसल इस रैली के साथ ही शुरुआत की गई है कैंपेनिंग की।
सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल, इनका जो गठबंधन है वो एक साथ नजर आए एक ही मंच पर। इसकी तैयारी बहुत लंबे वक्त से हो रही थी, किसका कटआउट कितना बड़ा लगेगा, इस सब का ध्यान रखा गया और उसके बाद तीनों के बड़े नेता वहां पर पहुंचे। इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस रैली में हालांकि आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस पर भी वार किया गया। इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे दो खास मेहमान। हमारे साथ है विनोद अग्निहोत्री जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही में सुधींद्र भदौड़िया भी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीएसपी के। आप दोनों का हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। भदौड़िया साहब, सबसे पहले तो आपसे ही बात करना चाहेंगे। बीएसपी ने कांग्रेस पर इतना खुलकर हमला बोला है इस रैली के जरिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि आपने साफ कर दिया है बीएसपी ने कि कोई आप लोगों का गठबंधन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मान के ही चल रहे थे कि करीबियां तो हैं। महागठबंधन की जब से चर्चा चल रही थी तब से बीएसपी और कांग्रेस और एसपी के बीच में एक कोई ना कोई ऑफ स्क्रीन अलायंस टाइप की बात चल रही थी। क्यों इतना जोरदार हमला किया गया है? देखिए, चुनाव हुआ करता है और चुनाव में हर पार्टी अपने विचारों को रखती है और अपने कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़ती है और प्रतिस्पर्धा में हमें ये कोशिश होती है कि वो पार्टी जीते भी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों का ये जो चुनाव उत्तर प्रदेश में, अभी पूरे देश का चुनाव भी है, नया नहीं है। जब हम लड़ रहे थे कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तो कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वो कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है। हम बी टीम हो गए थे बीजेपी के इनके लिए। मैं ये कहना चाहता हूं ये तो खुद बी टीम का काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर ऐसे उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं जिससे ये लगता है कि ये बीजेपी को कम हराना चाहते हैं, ये गठबंधन को ज्यादा हराना चाहते हैं। इसी प्रकार का इन्होंने कैंडिडेट भी चुने। इन्होंने जहां हमारे सिटिंग पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, उदाहरण के तौर पर अखिलेश यादव जी के भाई धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ भी कैंडिडेट खड़ा किया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की मैं दर्जनों सीट गिना सकता हूं। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है कि इस समय कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने की कम इच्छा रखती है, हमारे गठबंधन के खिलाफ उनकी ज्यादा कोशिश हो रही है। पर उत्तर प्रदेश में यह साफ है, हम लोगों को करीब 50% वोट मिला था तीनों को मिलाकर पिछले विधानसभा के चुनाव में। इस बार हमारा वोट बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी को 6% वोट मिला था। पता नहीं इनको कितना सीट मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, पता चल जाएगा 23 मई को। भदौड़िया साहब, आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स जो खड़े किए जा रहे हैं वो इस मंशा से खड़े किए जा रहे हैं कि गठबंधन को हराया जाए, लेकिन जो मैंने कुछ बातचीत की कुछ रिपोर्टर से, उनका कहना है कि कैंडिडेट बल्कि जो खड़े किए जा रहे हैं वो इस तरह से किए जा रहे हैं कि अगड़ी जाति का वोट काटा जाए ताकि बीजेपी पर असर पड़े, आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये क्या अगड़ी जाति के कैंडिडेट हैं जो लड़ रहे हैं धर्मेंद्र यादव के खिलाफ, या सहारनपुर में हमारे फजलुर रहमान साहब जो कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ? ये भ्रामक प्रचार है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का एकमात्र एजेंडा है कि जो और ताकतें हैं वो खत्म हो जाए। इनका आप उठा के देखिए, इनका एक प्रस्ताव भी है। मध्य प्रदेश में आज से कुछ वर्ष पहले सम्मेलन हुआ था पंचमढ़ी में। उन्होंने कहा था इस देश में क्षेत्रीय आधार पर राजनीतिक ताकतों की जरूरत नहीं है। इनका ये सोच है, एक वैसा सोच है जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर को ये मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। खैर, ये पुरानी बात थी, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर अग्निहोत्री साहब भी हैं। अग्निहोत्री जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या कांग्रेस पर जिस तरह का यहाँ स्टैंड ले रही है बीएसपी और एसपी, ये सिर्फ पोजीशनिंग है या वाकई में आगे तक ये कंटिन्यूड रहेगा? ये सिर्फ इलेक्शंस के लिए शुरुआत? नहीं, इलेक्शन तक ही है ये। आगे तो जब पोस्ट पोल सिनेरियो होगा उसमें कौन किधर जाता है वो तो बाद में तय होगा। और हमने तस्वीरें भी कैसी देखी थी जिसमें मायावती जी, बंगलौर की तस्वीर आप याद करिए, कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण की, उनके बिल्कुल। और वहां की आप तस्वीर याद करिए ममता बनर्जी की स्टेज की, उसमें भी कांग्रेस के तमाम नेता शामिल थे। मैं सुधींद्र जी को एक चीज याद दिला दूं कि देखिए, ये सही है कि इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन में सुधींद्र जी ने खुद कहा कि हर पार्टी अपने हिसाब से लड़ती है। ये भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और कर्नाटक में अलग लड़े थे, वहां इन्होंने भी सब जगह कैंडिडेट खड़े कर दिए थे। तब इनके ऊपर आरोप लगा था कि बीजेपी मदद कर रहे हैं। अब ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है।
कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर या 70 सीटों पर जितने भी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उनकी मजबूरी है सब पर लड़ना, वो गठबंधन से बाहर है। लेकिन जैसा भी आप कह रही थी, कई सीटों पर उन्होंने गठबंधन का रास्ता आसान करने का काम भी किया है। नोएडा सीट ले लीजिए, गाजियाबाद की सीट ले लीजिए, मेरठ की सीट ले लीजिए, कैराना की सीट ले लीजिए। मैं यही 8 जो अभी जो चुनाव होने हैं वहां की भी बात कर रहा हूं, तो वहां आसान ठीक है। कहीं कहीं उन्होंने कैंडिडेट ऐसे भी दिए हैं, बिजनौर में उन्होंने मुसलमान दे दिया है। सहारनपुर में इमरान मसूद की जहां तक बात है तो 4.5 लाख वोट उनको पिछले चुनाव में मिला था। तो जब पिछले चुनाव में उनको 4.5 लाख वोट मिला था तो वो उनका कैंडिडेचर तो पहले से स्ट्रांग था, तो वो उनको पार्टी ने टिकट दिया। वो अलग कुछ सीटों पर इनकी लड़ाई भी सीधे हो रही है। मैं कानपुर में जो है कांग्रेस से कैंडिडेट शिवराज जायसवाल मजबूत है, वहां गठबंधन ने कैंडिडेट ऐसा दिया है जिससे कांग्रेस का रास्ता आसान हो जाएगा। यही उन्नाव सीट का है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों तरह से मंच से मायावती जी, अखिलेश जी निश्चित रूप से कांग्रेस पे हमलावर इसलिए भी है कि वो स्पेस देखिए, आज जहां देवबंद में जो रैली हुई है वहां के आसपास की सीटों पर देखिए, क्योंकि इमरान मसूद सहारनपुर में बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है, लड़ाई में है। कैराना में हरिंदर मलिक लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, हालांकि जीतेगा कौन पता नहीं। तो ये ऐसी हैं जहां पर इसलिए दलित वोट और मुस्लिम वोट का बिखराव रोकने के लिए मायावती जी ने, अखिलेश जी ने संदेश दिया है कि बीजेपी को हम हरा रहे हैं, इसलिए आप हमारे साथ रहिए। तो कहीं ना कहीं जहां जहां गठबंधन अपनी मजबूत स्थिति में होगा वहां वो कांग्रेस के कैंडिडेट को मार्जिनलाइज करने के लिए कांग्रेस पर अटैक करेगा, ताकि मुस्लिम्स में, दलितों में, ओबीसीज में जो वोट बैंक जो गठबंधन का है उसमें सीधा संदेश जाए कि बीजेपी को गठबंधन हरा रहा है। तो ये इनको कंसोलिडेट करने की कोशिश है। भदौरिया साहब, ये ऐसा लग रहा है कि प्रत्यक्ष तौर पे कुछ और हो रहा है, परोक्ष तौर पे कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है, प्रत्यक्ष तौर पर जो मंच पे दिखाने के लिए हो रहा है वो कुछ और हो रहा है। ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं। देखिए, ये मैं आपको बतला दूं कि हमारा जो कांग्रेस पार्टी से मतभेद या भारतीय जनता पार्टी से मतभेद कोई नया नहीं है। हमारा वैचारिक मतभेद है। हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो उनके फॉलोअर्स हैं। इन दोनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी से बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, वैचारिक भी लड़ाई लड़ी है, राजनीतिक लड़ाई जो चुनाव वाली है वो भी लड़ी है। और आज के संदर्भ में, आज के संदर्भ में एक लाइन कह दूं, आज के संदर्भ में हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से समान रूप से दूरी रखते हैं, क्योंकि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन आपने मतभेद तो अभी भी बुलाए हैं। जब आपने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है तो मतभेद बुला दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं मतभेद बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है भारतीय राजनीति में। मतभेद अलग चीज होती है और एक मान लीजिए हमारे कोई व्यक्तिगत मनमुटाव हो जाए, एक अलग चीज। पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से हम लोगों की वैचारिक पृष्ठभूमि अलग है, हम लोगों के वैचारिक मतभेद हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने लंबे समय तक कांग्रेस के खिलाफ भी संघर्ष किया है, भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ संघर्ष किया है। हम चाहते हैं इस देश के अंदर एक नई राजनीतिक ताकत, सामाजिक ताकत विकसित हो, बढ़े, संगठित हो, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों के मानने वाले लोग हों। चलिए, यहाँ पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं अग्निहोत्री जी? नहीं, सुहीन जी, बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह सही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की राजनीतिक विरासत को लेकर आगे बढ़ने का दावा करती है और आप बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को लेकर दावा कर रहे हैं। लेकिन अतीत में 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ बसपा ने गठबंधन किया है और 1 बार कांग्रेस के साथ भी उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया है। यह भी सच्चाई है कि वैचारिक मतभेद के बावजूद अवसर का लाभ उठाते हुए दोनों के साथ गठबंधन आपने किया है। और समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया था, जब यूपी के 2 लड़के निकल पड़े थे चुनाव के लिए। और अपरोक्ष समर्थन तो आप लोगों का यूपीए सरकार को 10 साल तक रहा। आपने भी दिया और सपा ने भी दिया और मनमोहन सिंह की सरकार चलवाई और कांग्रेस ने भी आपको समर्थन दिया, मायावती जी को समर्थन दिया था। मुझे याद है जब चीफ मिनिस्टर बनी थी नरसिम्हा राव जी ने, जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने किस तरह से मुलायम सिंह की सरकार को बर्खास्त करके मायावती को शपथ करवाई थी। तो ऐसा नहीं है कि आपके बीच जो है इस तरह के राजनीतिक रिश्ते नहीं रहे हैं। और चुनाव के बाद क्या इसकी गारंटी है कि आप सपा और बसपा जो है, भाजपा और कांग्रेस किसी के साथ नहीं जाएगी? चलिए, ये चर्चा हम जारी रखेंगे। सुदीन जी, इसका जवाब आपको देने का पूरा मौका हम ब्रेक के बाद देंगे। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
सहारनपुर में आज महागठबंधन की रैली में जितना हमला बीजेपी पर किया गया, उतना ही हमला आज हमने कांग्रेस पर भी होते हुए देखा और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सुधींद्र भदौड़िया जी हैं, बीएसपी के प्रवक्ता। आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपसे अग्निहोत्री साहब ने कहा कि आप लोगों ने जब मौका पड़ा और जब जरूरत पड़ी तो आपने विचारधारा को एक तरफ रख के, मतभेदों को एक तरफ रख के किया है गठबंधन। तो इस बार जब हम कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष कुछ और है, परोक्ष कुछ और है, तो आप मना कर रहे हैं। देखिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो राजनीति है वैचारिक पृष्ठभूमि पर होती है, पर जमीनी सच्चाई भी देखनी पड़ती है। और मैं ये भी कह दूं कि कई ऐसे मौके आए हैं इस देश के अंदर, और कश्मीर में जैसे भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ खड़ी हो जाती है, जबकि उनके मुफ्ती मोहम्मद सईद कहते थे कि उनका कश्मीर का चुनाव उन्होंने आतंकवादियों की मदद से चुनाव कराया, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी हो गई। कांग्रेस पार्टी केरल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर लड़ती है। मुस्लिम लीग, जिसके बारे में ये देश के अंदर एक मान्यता है कि वो किस प्रकार की सेकुलर पार्टी है या किस प्रकार की पार्टी है, और अपने आप को सेकुलर कहने वाली कांग्रेस पार्टी उनके साथ भी मिलकर लड़ती है। और तो और मैं ये भी कह दूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे और चाहते थे कि हिंदू कोड बिल पास हो इस देश में, उस समय की जनसंघ और संघ के लोग बाबा साहब का पुतला भी जला रहे थे, और कांग्रेस पार्टी भी इसमें कहीं ना कहीं उनके साथ अपरोक्ष रूप से मिली हुई थी। तो ये हम लोगों की ये कोशिश रही है अभी हाल के अंदर कि धर्मनिरपेक्ष ताकतें मजबूत हों, पर कांग्रेस पार्टी काम करने के तौर तरीके में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत नहीं करती। कहीं न कहीं वो अपने काम से, उत्तर प्रदेश में 6% वोट मिला इनको, 6% वोट पर ये लड़ रहे हैं 80 सीटों पर। क्या कोई मजाक है? 50% हम लोगों को वोट मिला है और ये लड़ेंगे वहां पर 80 सीटों पर। तो ये किसकी मदद कर रहे हैं? ये परोक्ष रूप से और अपरोक्ष दोनों रूपों से ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ कर रहे हैं। और जिस प्रकार का भाषण प्रियंका गांधी ने दिया था कि हम 2019 का चुनाव नहीं लड़ रहे, हम तो 2022 की तैयारी कर रहे हैं। अरे 2019 में क्या बीजेपी को जिताने के लिए लड़ रहे हैं क्या? अच्छा, अग्निहोत्री साहब, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं विफल रही गठबंधन के बीच में घुसने से, तो अब वो सोच रही है कि मैं इस गठबंधन को भी थोड़ा साबोटाज कर लूं, या आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस तो विफल रही गठबंधन बनाने में, सपा बसपा भी रहे विफल कि कांग्रेस को शामिल करके एक बड़ा गठबंधन, एक अम्ब्रेला गठबंधन बनाते, जो कि बनना चाहिए था, जैसी बात शुरू में हुई थी। क्योंकि एक दोनों दलों ने या दोनों खेमों ने, आप कह सकती हैं कि अपने अपने जो राजनीतिक अहंकार है उसको आगे आने दिया। अब जैसे सुधीन जी कह रहे हैं कि 80 सीटों पर कांग्रेस 6% वोट पे लड़ रही, क्यों लड़ रही है? अरे भाई, आप भी तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सब जगह 4% 5% वोट पाके आप सब सीटों पर लड़े। तो ये तो हर राजनीतिक दल का अधिकार है, क्यों लड़ रहे हैं? तो वहां आपको आरोप था कि आप बीजेपी मदद कर रहे हैं। अभी भी आप तमाम दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं जहां आपका कोई जनाधार नहीं है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का यही 3%, 4%, 5%, 6% वोट है। तो ये तो राजनीतिक दल अपने विस्तार के लिए करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, कांग्रेस पार्टी तमाम मामलों में निश्चित रूप से विफल हुई है, गठबंधन की राजनीति में पहले भी, बाद में भी। लेकिन मैं एक सवाल, चूंकि सुधींद्र जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और इनका बहुत गहरा नाता रहा है जन आंदोलनों से, एक सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूं कि भाई, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले एक छाते के नीचे क्यों नहीं है? आज बीएसपी, प्रकाश अम्बेडकर, चंद्रशेखर, अगर आप जवाब चाहते हैं तो हमारे पास 1 मिनट है। ये क्यों नहीं है? समाजवादी लोहिया को मानने वाले नीतीश कुमार, लालू यादव और अखिलेश यादव एक साथ क्यों नहीं है? आखिर ये क्यों अलग अलग है? कांग्रेस जवाब देंगे? मैं इसका जवाब यही देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती जी इस देश की वो सबसे बड़ी दलित आइकॉन है और ये मुख्य धारा की पार्टी है। जिस की भी व्यक्ति को इस पार्टी के विचार को मानना होगा, वो इस पार्टी में दरखास्त दे के काम कर सकता है, उसके लिए स्वागत है। पर वो समझे कि वो अब जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आंदोलन तो बहन मायावती जी और काशीराम जी ने खड़ा किया,
और उसके लिए 4 दशक लगाए और वो भी कह दे हम भी वारिस हैं, तो ऐसे इस देश की जनता वारिस नहीं मानने वाली उन लोगों को। चलिए, आप दोनों इस चर्चा में जुड़े उसके लिए शुक्रिया, लेकिन इतना तो साफ है कि अब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सिर्फ 2 नेशनल पार्टीज के पीछे बैठ करके और भारत के पूरे स्टेज पर राजनीति होते हुए नहीं देखना चाहती हैं। वो खुद भी सक्रिय तौर पर न सिर्फ वहां पर खेलना चाहती हैं बल्कि एक स्टेक होल्डर बनकर बदलाव लाना चाहती हैं। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया।